टॉपिक हुआ हम लोग का महिला सशक्तिकरण। अंग्रेजी में कहे तो क्या होगा, निकलिए आप अंग्रेजी में थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, वीमेन इंपावरमेंट। हम लोगों के लिए जो गाइड है, गाइड का काम कौन करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण पर बीपीएससी में तो ये पहली बार है, आईएएस एग्जामिनेशन में म्यूट कर लीजिएगा लोग, आईएएस एग्जामिनेशन में और यूपी पीसीएस में, चाहे उसका यूपी पीसीएस हो और उसका एक लोअर भी होता है, लोअर सबऑर्डिनेट, उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कब कब किस रूप में प्रश्न पूछा है, इसको एक नजर हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं इसमें महिला सशक्तिकरण, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, निबंध पूछा, महिला सशक्तिकरण। लिखते जाइएगा, थोड़ा सा तेजी में क्लास आगे बढ़ेगा आपका। महिला सशक्तिकरण ऐसे ही करके टॉपिक दिया और ये पूछा यूपी पीएससी 2011 में। कब पूछा, 2011 में पूछा। ये कलेक्शन भी होना चाहिए ताकि आपका एक दृष्टिकोण भी विकसित होगा कि शब्दों के खेल में, जाल में आपको बीपीएससी उलझाएगा तो आपको उलझना नहीं है, कंटेंट वही रहेगा। स्त्री विमर्श, दशा और दिशा, स्त्री विमर्श, म्यूट कर लीजिएगा जिनके यहां से आवाज आ रही होगी। दशा और दिशा, ये पूछा यूपी पीएससी 2016 में। म्यूट कर लीजिए किन्हीं के यहां से आवाज आ रही है। यूपी पीएससी 2016 में। फिर महिला शक्ति संपन्नकरण, चुनौतियां और संभावनाएं। देखिए कैसे लिखता है इसको, महिला शक्ति संपन्नकरण, चुनौतियां और संभावनाएं। ठीक है मुकेश सर, आप इस बात पे ध्यान रखिएगा, डिटरमाइन हो लीजिएगा। बिहार में पहली बार 68 में जो आप मेंस होने जा रहा है, इसमें निबंध है, आपको देंगे ही। इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और तैयार क्या करना है, आज तो तैयार होना ही है, 1 से 2 लेक्चर में आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछेगा, स्टैटिक से ही शुरू करेगा, बहुत कंटेम्प्ररी भी नहीं देगा कुछ टॉपिक। तो विकल्प में से एक आपका समझ लीजिए, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका तैयार मैं कराने में सफल हो पा रहा हूं। यहाँ पे महिला शक्ति संपन्नकरण, देखिएगा यहाँ पे शक्ति संपन्नकरण, चुनौतियां और संभावनाएं। इस सशक्तिकरण बिल्कुल सही है, हिंदी शब्दकोश में जाइएगा तो ऐसे लिखता है। पत्रकारिता वाले लोग या जनरल जो लिखा जाता है सशक्तिकरण, वो सही नहीं है। व्याकरणिक शुद्धता पे ध्यान देना है, यहाँ पे सशक्तिकरण ऐसे ही लिखाएगा। ये पूछा आईएएस 1999, आईएएस एग्जाम में यानी कि यूपीएससी में 1999 में।
ठीक है। फिर नारी सशक्तिकरण दशा एवं दिशा, नारी सशक्तिकरण दशा एवं दिशा। यह भी प्रश्न पूछा गया है 2003 में यूपी पीएससी लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी पीएससी लोअर, समझ लीजिए ना, लोअर लिख दीजिएगा समझ में आ जाएगा, 2003 में यह प्रश्न पूछा आपका। एक क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया, यह है महिला मुक्ति किस ओर, महिला मुक्ति, अफजल बाबू आवाज मिल रही है आपको, मुक्ति किस ओर, महिला मुक्ति किस ओर, आईएएस 2004 में। लिखते जाना है हम लोगों को, आप लोग लिखते जाएंगे। केवल शक्ति और अधिकारों से औरतों की मदद नहीं कर सकते, केवल शक्ति और अधिकारों से औरतों की मदद नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएएस 2001 का है। एक और क्वेश्चन है आपका, केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता। केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता, यह भी आईएएस 2019 में पूछा है। अब ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे महिला सशक्तिकरण पर क्वेश्चन यानी कि निबंध के टॉपिक में चेंजिंग आते गया और इस पे चिंतन करना है। धीरे धीरे इस टॉपिक से क्वेश्चन या जो क्वेश्चन जो सेट होते गया, तो आपको पता होगा कि 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में, उनकी सामाजिक स्थिति या ओवरऑल सभी जगह कुछ गुणात्मक सुधार हुए हैं, और ये इस गुणात्मक सुधार के पीछे सरकार के प्रयास रहे हैं, सामाजिक जागरूकता रही है, समाज में अवेयरनेस आया, लोगों का दृष्टिकोण बदला। आपको
ये भी जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक प्रधान समाज है, और यह आज से नहीं है बल्कि वैदिक काल से है। बावजूद उसके स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं की स्थिति का अध्ययन जरूर किया होगा, चाहे वो उनकी सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, शिक्षा के संदर्भ में हो, स्वास्थ्य के लिए हो, इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया होगा। और उसको ध्यान में रखते हुए भावी एक नए भारत के निर्माण में के लिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना उचित समझा, संरक्षित करना उचित समझा, और इसके लिए संविधान निर्माण के समय या कहे तो संविधान में महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया, जिसका परिणाम 21वीं सदी के दूसरे दशक या प्रारंभ के दशक से आपको देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति में, विशेषकर भारतीय महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार जो हुआ है वो अब दिखाई देने लगा है। इसलिए आयोग के द्वारा जो पहले प्रश्न पूछा गया और आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उस टॉपिक के नेचर में भी आप बदलाव देख सकते हैं। अब देख सकते हैं अभी जो लिखाया गया, देखिए यहां पे एक टॉपिक है, ये स्त्री विमर्श दशा और दिशा 2016 में। यहां दशा और दिशा वही है, संभावनाएं और चुनौतियां, लेकिन दशा में बहुत चेंजिंग आया और दिशा में भी सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। यहां ट्रेडिशनली आप नहीं लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो बेहतर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपका आंसर बहुत तर्कसंगत और समसामयिक होना चाहिए। यहां पे देखिए आईएएस एग्जामिनेशन 1999 में जो क्वेश्चन है, महिला शक्ति संपन्नकरण, सशक्तिकरण शब्द नहीं लाया गया, शक्ति संपन्नकरण चुनौतियां और संभावनाएं। 1999 में एनडीए की सरकार थी और महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा हुई थी उस समय, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए चुनौतियां और संभावनाएं चर्चा में था, क्वेश्चन सेट हो गया। फिर यहां यूपी पीसीएस में आईएएस से लेकर के ये लोग थोड़ा सा चेंज कर दिया, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, बाद में उसको शब्द को हेर फेर करके वही टॉपिक डाला। अब यहां देखिए 2004 में जो प्रश्न का जो टॉपिक का नेचर है, महिला मुक्ति किस ओर, यह आईएएस एग्जाम में 1999 के बाद यह प्रश्न सेट किया जाता है, क्योंकि 1999 20वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष कह सकते हैं, और यहां 2004 3-4 वर्ष गुजरने के बाद और हम 21वीं शताब्दी में जब प्रवेश कर गए, तो महिला मुक्ति किस ओर, पूरे औपनिवेशिक शासक के दौरान और फिर आजादी के बाद, ये आजादी के बाद अर्धशतक हमने पूरा किया था और उसके बाद 21वीं सदी में हम प्रवेश किए थे। इसलिए
उसकी दशा दिशा से ही संबंधित ये प्रश्न है कि 50 वर्षों में इस क्षेत्र में या महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हमारा क्या अचीवमेंट्स हुआ अब तक, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। इसलिए ये सेट किया गया। चलिए, केवल शक्ति और अधिकारों से औरतों की मदद नहीं कर सकते, ठीक है। केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकती। ये 2019 आईएएस एग्जामिनेशन में आया है। देखिए, ये क्यों लाया गया, इस प्रश्न को क्यों पूछा गया। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें महिलाएं भी जीत करके गई थी। वर्तमान में अभी लोकसभा में महिलाओं का की संख्या कितनी है, कोई बता सकते हैं फैक्ट्स को। अजय बाबू, आपसे उम्मीद करते हैं आप बताएंगे जरूर, कितनी है। कितनी है? 78, 76 या 78 है, जो एक अच्छा खासा ये संख्या है, जो पहले नहीं था। इसलिए ये क्वेश्चन, तो क्या प्रश्न ये उठता है, राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार ला सकता है। बिहार में भी इस दिशा में महिलाओं को पॉलिटिकल राइट मिला, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को बिहार में जो पॉलिटिकल राइट मिला, पंचायती राज संस्थाओं में और शहरी निकायों में, तो क्या उनके राजनीतिक अधिकार के मिल जाने से उनकी स्थिति में सुधार आया या नहीं आया। इस बात को निबंध के माध्यम से स्पष्ट करना था कि सुधार नहीं लाया जा सकता, और आप इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में आप आंसर देंगे और फिर कंक्लूजन देंगे। ये स्टैटिक एरिया, यहां फोकस आपको इनके पॉलिटिकल राइट को लेकर के है। तो ऐसा ना हो कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की समस्याएं और संभावनाओं पर आप ज्यादा जोर देंगे। यहां जो निबंध में आपके का आंसर होना चाहिए, वो महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो पॉलिटिक्स में क्या है, और क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से उनका जो समाज में स्थिति है या अन्य सभी जगहों पर जो उनका स्टेटस है इंडियन सोसाइटी में, या बिहार के संदर्भ में होगा तो बिहार की सोसाइटी में, ये पर्याप्त है, या अन्य सभी क्षेत्रों में भी इनके पार्टिसिपेशन में अन्य सभी क्षेत्रों में इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ओवरऑल उनकी जो स्थिति है वो बराबरी का हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पे कुछ सोचने लगे होंगे, समझ भी गए होंगे कि कैसे कैसे लगभग 20 वर्षों में जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्न के प्रकृति में कैसे कैसे बदलाव आया है। और चूंकि एट प्रेजेंट टाइम बिहार में लगभग 17-18 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, और इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत प्रयास किए गए ताकि सामाजिक परिवर्तन हो, समाज में क्रांति है, और भारतीय परंपरा में जो अब तक
महिलाओं को द्वयम दर्जा दिया जाता रहा है, जबकि वैदिक इरा में, वैदिक काल में महिलाओं को एक विशेष स्थान प्राप्त था, महिलाओं को समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था। और उत्तर वैदिक काल के बाद, चाहे वो पूर्व मध्यकाल हो, मध्यकाल हो और आधुनिक काल हो, यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक की बात हो या अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान कुछ सामाजिक सुधार किए गए, फिर आजादी मिली और आजादी के बाद से हम 21वीं सदी में प्रवेश किए, तो ये उनकी स्थिति में क्या क्या बदलाव। मध्यकाल तक तो पूरी तरह से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। वो अपनी गिरावट के मामले में चरमोत्कर्ष था, एक चरम सीमा था, एक्सट्रीम पॉइंट था। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सती प्रथा हो, कुछ लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, ये सब कुप्रथाएं थी। इस दिशा में ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रयास जरूर किए गए, लेकिन यह प्रयास पर्याप्त नहीं थे, ये काफी नहीं था। और ये प्रयास जो हुआ, जिसमें भारत की समाज सुधारकों का भी योगदान था, उन्हीं की आवाज के द्वारा आवाजें उठाई गई और ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया। लेकिन वो मेरे अपने विचार है कि यह प्रयास जो किया गया वो उनके निजी स्वार्थ से प्रेरित था, क्योंकि उनको लंबे समय तक भारत में शासन करना था। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि आजादी के बाद संवैधानिक प्रावधान संविधान में विशेष उपबंध किए गए, बराबरी का दर्जा दिया गया कानूनी मामलों में, संसद के द्वारा समय समय पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के अधिकार के संरक्षण को लेकर अधिनियम बनाए गए, कार्यक्रम चलाए गए, योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें गैर सरकारी संस्थाओं की भी भूमिका रही, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी कंसेप्ट आया। भारत के अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में महिलाओं की स्थिति में सम्मानजनक सुधार के लिए कई सारे प्रयास किए गए, जिसमें बिहार की भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबसे अग्रणी राज्य के रूप में अभी के समय में आप इसको रख सकते हैं। इन सब प्रयासों के बावजूद आज भी जो इन्हें समाज में स्थान प्राप्त होना चाहिए नहीं है, जो सम्मान इन्हें मिलनी चाहिए नहीं है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में आपको पता होगा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला को लेकर के एक क्या बोलते हैं, प्रचलित है कि जहां महिलाओं को सम्मान प्राप्त होता है, वहां पे देवी देवताओं का वास होता है, निवास होता है। ठीक है। तो कहां पे बात हो रही थी? बात ये हो रही थी कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में एक ये है, श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही है ना, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी पूजनीय होती है वहां
देवता निवास करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से प्राचीन ग्रंथों में नारी को देवता तुल्य बताया गया है और इसके उदाहरण भी रहे हैं। लक्ष्मी जी, सीता जी, सरस्वती जी जो पूजनीय है, देवता तुल्य है, लेकिन प्राचीन काल से इसका विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक परंपरा के रूप में महिलाओं की स्थिति को लेकर के विरोधाभास भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सभी पक्षों पे फोकस करना है निबंध में। भारतीय परंपरा, ठीक, भारतीय परंपरा में महिला को क्या बताया गया? अबला, और अबला बताकर उनको रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ दिया गया। और यह जो विरोधाभास है आज भी विद्यमान है भारतीय समाज में, आज भी विद्यमान है। देखिए, ग्लोबली भी देखा जाए ना तो यह विरोधाभास दिखाई देता है। यह विरोधाभास आपको डेवलप नेशन में भी दिखाई देगा। अमेरिका जो पहला लोकतंत्र, जहां पे विकसित राष्ट्र और विकसित राष्ट्र का नेतृत्व करता, यूनिपोलर विश्व का निर्माता है ना, वहां भी आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। हाँ, वहां तो महिलाओं के प्रति जो विरोधाभास की स्थिति है सिर्फ भारतीय परंपरा में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देता है। थोड़ा सा इस बात की ओर इशारा करना भी होगा हम लोगों को, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि सशक्तिकरण बोलते किसको, और सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, थोड़ा बहुत हम लोग संक्षेप में चर्चा भी किए। और फिर बाधाएं कौन कौन सी हैं, संसद के द्वारा क्या प्रयास किया गया भारत के संदर्भ में। प्रयास को अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछे तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रयास हुए उसको भी दिखा देंगे। बिहार के संदर्भ में होगा तो राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर एक आध संक्षेप में, फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बना, जो अधिनियम बनाए गए या केंद्रीय जो योजनाएं थी या कार्यक्रम जो लागू किया गया, तो बिहार में भी तो लागू हुआ। केंद्र के साथ साथ बिहार, और बिहार का अपना जो स्पेशल है, जो बिहार सरकार के द्वारा अब तक प्रयास किए गए हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब निबंध का इस टॉपिक पे इन सभी पहलुओं को, पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सिनॉप्सिस कीजिए, और कहीं कहीं कुछ पैराग्राफ्स को भी मैं लिखाऊंगा। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि अभी शुरुआत है तो ना बने अपने से, या दिक्कत हो तो यहीं से हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग लिख भी लीजिएगा, सिनॉप्सिस को मैं बनाऊंगा, उसको भी राइट डाउन करना है, और जैसे भूमिका या कहां कहां क्या करना है या कुछ कंटेंट्स है उसको राइट डाउन करना है। अब तब जाकर के ये सब पढ़ना है, फिर अदर सोर्सेज से भी कुछ अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद इस पे लिखने का प्रयास करना है, बंद कर देना, उसको रख देना अपने नोट्स को, और फिर लिखने का प्रयास करना, तब उस पर हम लोग आंसर शेयरिंग आप करेंगे, उस पर मूल्यांकन होगा। तो शुरू किया जाए, लेकिन शब्द पे ध्यान देना, सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, एम्पावरमेंट किसको बोलते हैं, बताइए। इंटरव्यू का भी तो तैयारी, इसके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी हो रही है। बताइए, सशक्तिकरण
बोलिए, टूटे फूटे लैंग्वेज में बोलेंगे तो सीख जाएंगे ना हम लोग। वाह, वेरी गुड। सशक्तिकरण का मतलब कमजोरी को दूर करना। इंटरव्यू में तो ये नम एक शब्द सफिशिएंट, और जिस संदर्भ में ले लें तो यहां पे सशक्तिकरण का तात्पर्य तो वही है, एम्पावरमेंट का मतलब, लेकिन ये सरल शब्दों में है, लेखन कौशल में काम नहीं आएगा। क्या इंटरव्यूअर को प्रभावित कर सकता है टू द पॉइंट, लेकिन यहां पे एग्जामिनर को प्रभावित नहीं करेगा। लिखिए, इस सब शब्द को लिख लेना चाहिए। कट पेस्ट हर जगह करने पे, कट कॉपी पेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा, अदर जगह भी, तो लिख लीजिएगा। सशक्तिकरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति के सशक्तिकरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति के उस योग्यता एवं क्षमता से है उस योग्यता एवं क्षमता से है हो गया, जिसमें वे अपने जीवन से जुड़े अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। अब ये किसी के भी संदर्भ में यह एक ऐसा डिफिनेशन है कि लागू हो सकता है। महिला, तो यहां पे महिला सशक्तिकरण भी लिख सकते हैं। क्या एक फॉर्मूला हो गया, है ना अब्दुल बाबू? हो गया ना अमित सर? तो ये एक भूमिका को लिखने में या कहीं कुछ लिखने में कहीं भी जब आवश्यकता मिली तरह का हम लोग पैरा यूज कर सकते हैं। हो गया? फिर सिनॉप्सिस पे पहले बात कर लेते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग भूमिका में लिखेंगे उसको पहले ही लिख लेते हैं, फिर उधर प्रस्तावना के बाद से हम लोग आएंगे। ठीक है? अब एक और चीज लिखिएगा, स्त्री पुरुष का गुलाम नहीं होती। स्त्री पुरुष का गुलाम नहीं होती। गुलाम नहीं लिखिएगा, गुलाम नहीं, सधर्मी, अर्धांगिनी और मित्र है। गुलाम नहीं, सधर्मी, अर्धांगिनी और मित्र है। ये कथन है एन के गांधी जी का।
ठीक है, और रेगुलर प्रैक्टिस में रहने से याद भी हो जाएगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत भी नहीं होगी लिखने के क्रम में। एक और है जो वेस्टर्न के स्कॉलर हैं, उनका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट, इनके अकॉर्डिंग लिखिएगा, जॉर्ज हर्बर्ट। एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। इसलिए उनका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। ये हार्वर्ड रिडले महोदय का स्टेटमेंट है। देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? ये इनके इंपॉर्टेंस को, महत्व को दिखलाता है, बताता है। ठीक है, महत्व को बताता है। एक और आप लिख लीजिए, स्त्री को सृजन का शक्ति माना जाता है। स्त्री को सृजन का शक्ति माना जाता है। बने रहेंगे आप लोग। अभी तो इंट्रो टाइप का चल रहा है, मतलब इस टॉपिक का। फिर ओवरऑल जब समराइज होगा तब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए पूरा लेक्चर सुनना ठीक होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात आप कह सकते हैं कि स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। लिख सकते हैं, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। ठीक है, अब देखिए इसको आप चाहे तो ये तो भूमिका में आप लिखेंगे ही, प्रस्तावना में। ठीक है, और यहां पे अगर संविधान के प्रस्तावना से इसको हम जोड़ देते हैं ना, ठीक है, संविधान के प्रस्तावना से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो बहुत बेहतर प्रभाव डालेगा। शुरू में प्रस्तावना में इस महिलाओं की भूमिका या महत्व, फिर इस पूरे जगत में उनका इंपॉर्टेंस आप दिखा, फिर वहां से आप प्रस्तावना में आप दिखा दीजिए कि प्रस्तावना के जो मूल्य हैं
उस मूल्य से नारी मूल्य को जोड़ देते हैं तो बहुत प्रभावित करने वाला। उसके लिए मैं कुछ पैराग्राफ लिखा देता हूं, और ये सब हूबहू भी लिख सकते हैं, या लगातार इतनी बार इसको प्रैक्टिस में लाइए, इस पर चिंतन कर लीजिए कि परीक्षा हॉल में वो उतर जाए तो एग्जामिनर प्रभावित हो जाए। कि चूंकि ये प्रस्तावना आप जान ही रहे हैं कि वो आईना है, और वो पूरे भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए न बना है, सब कुछ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इस सृजन शक्ति को विकसित कर, यहां लिखिएगा, इस सृजन शक्ति को विकसित कर, विकसित एवं परिष्कृत लिखिएगा, विकसित एवं परिष्कृत कर इस सृजन शक्ति को विकसित एवं परिष्कृत कर उसे सामाजिक आर्थिक, उसे सामाजिक आर्थिक हो गया, राजनीतिक न्याय विचार, राजनैतिक न्याय विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो गया, अवसर की समानता, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रदान करना ही, ठीक है, प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है, या महिला सशक्तिकरण का आशय है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें, आप लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, बस थोड़ा सा है, उसके बाद हम आते हैं वहां पे दूसरे शब्दों में। हाँ बोलिए। पेज तो ज्यादा लिखा गया होगा, आप ये कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, निबंध वाली क्लास में बहुत धैर्य के साथ बने रहना होगा, और जब सीख जाइएगा इसमें नहीं तो ग्रुप से ज्वाइन कीजिए ना, उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए। बहुत धैर्य की जरूरत है निबंध की क्लास में, और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो बहुत अच्छा भी लगता है ये। ठीक है, हम दे देते हैं, एक पेज छोड़ दीजिएगा, 1.5 पेज। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए, उनके
वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए उनके वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। उन्हें सक्षम बनाना ही महिला क्लियर। क्या एक आध लोग, चलिए मुकेश सर ही रिप्लाई देंगे। मुकेश जी बताइए, कुछ कहना है इस संदर्भ में? इस पे थोड़ा सा चिंतन करना पड़ा कि इसको कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि देखिए एक थैंक यू। देखिए सभी जितने सारे स्टूडेंट हैं जो मेंस में अपीयर होंगे, बस यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, ठीक है। रुक जाइए, पानी पी लेने दीजिए। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी पूजनीय होती है वहां देवता होते हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ इस श्लोक को लिख दीजिए। अच्छा लिख देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं। अब ये लिखेंगे ना आप, जरा समझिए, इससे सभी लोग, ये ट्रेंड्स है, एक होता है ना हर आंसर का एक ट्रेंड्स बना हुआ है, हर जगह यही ट्रेंड्स है। लेकिन इसका सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करेंगे तो ये प्राचीन भारतीय परंपरा में आपको ये श्लोक दिखाई देता है। वैश्विक संदर्भ में देखेंगे या भारतीय परंपरा में देखेंगे तो उसी समय, उसके बाद भारतीय परंपरा में नारी को अबला भी बताया जाता है। तो इसका एक पक्ष आप नहीं लिख पाइएगा भूमिका में, तो दिक्कत होगी। ये विरोधाभास की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए लिखेंगे कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर महिलाओं की स्थिति को, समाज में जो महिलाओं की स्थिति को लेकर विरोधाभास दिखाई देता है, और ये तब प्राचीन काल में तो था ही और आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। अब तब वहां स्पष्ट कीजिएगा तो इसका दूसरा पक्ष अबला बताइएगा और फिर दिखाइएगा कि ये बात तो सही है, लेकिन किसी भी समाज में सिर्फ भारत की बात नहीं होनी चाहिए। महिला की जो केंद्रीय भूमिका है वो सृजन शक्ति है इस संसार का, और ये सब लिखिएगा। फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप आइएगा, दिखाइएगा कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को, उसमें डाटा वगैरह भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। स्पष्ट करते हुए आप देखिए बाधाओं को भी गिनाना पड़ेगा। अभी हम लोग कोर एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एक होता है ना, इनिशियल क्लास है, अभी नए तरीके नए हैं तो सीख रहे हैं, तो डायरेक्ट वहां जाना हम बेहतर नहीं समझते हैं। अब देखिए जो सृजन शक्ति है
राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका तो होती होगी। अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा जॉर्ज हर्बर्ट का, एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। एक तरफ 100 शिक्षक और एक तरफ माता। अब देखिए, आप स्टेटमेंट देखते होंगे, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो महिला क्या है? घर निर्माता है, गुलाम है। उसी महिला से तो शिक्षक का सृजन हो रहा है। तो इसके इंपॉर्टेंस को आपको स्पष्ट करना होगा। जब शिक्षक राष्ट्र निर्माता है तो शिक्षक के पीछे भी किनका हाथ है? स्त्री का हाथ है, महिला का। और वो आधी है। अगर 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या भारत की है, तो अगर आधी आबादी विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रही है, उनका शोषण और उत्पीड़न आज भी हो रहा है, तो फिर ठीक है, राष्ट्र निर्माण हो ही रहा है, राष्ट्र आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, निबंध में तो कल्पना शक्ति का भी तो ये करना है, आपका इमेजिनेशन का भी तो जांच है। आप कितना कल्पना कर, तो सोचिए कि उस राष्ट्र का क्या वैश्विक स्तर पर वजूद होगा, ये भी तो सोचना है। और ये तभी संभव है, आपको एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि प्रस्तावना एक टारगेट है हमारा। इस टारगेट को जिस दिन इंडिया अचीव कर लिया, भारत हिंदुस्तान अचीव करेगा, उस दिन न्यू इंडिया का जो आज हमारा कंसेप्ट चल रहा है, उसको प्राप्त करने में हमें कोई नहीं रोक सकता है। और तब हम विश्व गुरु, प्राचीन काल में थे तो विश्व गुरु के साथ साथ शक्ति के रूप में भी हम उभर जाएंगे। और वैश्विक स्तर पर आज हम नेतृत्व करने लगे हैं, लेकिन वो नेतृत्व तो हमारे इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। तो गरीबी, बेरोजगारी, जितने भी देश के अंदर जो आंतरिक समस्याएं और चुनौतियां या भारत के लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं, अगर इसका दूरदर्शी प्रयास हो, सोचा जाए कि अगर महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बदल दिया जाए तो फिर कोई चुनौतियां नहीं। क्या ऐसा संभव है कि नहीं है? है ना? चलिए, तो आप बोल रहे थे कि इसको लिखना है, अभी सिनॉप्सिस हम दे रहे हैं। क्या बोले हैं? इसको लिख दीजिए, वो सिनॉप्सिस में हम लिखेंगे ही, ठीक है? चलिए, इसमें लिखना क्या होगा, इस पर हम लोग का जो सिनॉप्सिस होगा वो ठीक है ना निखिल बाबू? ठीक है, ये या इसके विभिन्न पहलू यहां पे चिंतन करें और तथ्यों, परमाणु, भावनाओं, कल्पना शक्ति के आधार पर लिखने का प्रयास और इसी को व्यवस्थित करने का हम पॉइंट सब
जो विचारणीय बिंदु है इसको हम लिखा देते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए कहां कहां सोचना है। महिला या नारी शक्ति का महत्व, इसको देखेंगे, इस पे सोचिए। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों? सॉरी, हम ही गलत लिखते हैं। ठीक है, फिर लिखिए भारतीय समाज में महिला की विरोधाभास स्थिति। ठीक है, इस पे भी फोकस करना है। फिर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बाधाएं या चुनौतियां आप कर सकते हैं। देखिए, निबंध में तो समय लगना स्वाभाविक है, निबंध की क्लास में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसके पक्ष होते हैं, सबको स्पष्ट करना होता है। ठीक है, अब आइए महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका। ठीक है, भूमिका सरकार की संसद के माध्यम से दृष्टिगोचर होता है। ये यहां सरकार का तात्पर्य आप समझ सकते हैं ना अफजल साहब? यहां सरकार कहने का तात्पर्य क्या है? नहीं, चलिए, सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका, इसमें संसद द्वारा पारित अधिनियम की चर्चा करनी होगी। अधिनियम, योजनाएं एवं कार्यक्रम,
यहाँ सरकार में राज्य सरकार की भूमिका, राज्य सरकार विशेषकर बिहार में अगर आप लिखेंगे तो बिहार गवर्नमेंट की भूमिका को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी लिखेंगे तो यहां पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आप और भी स्पष्ट करते हुए इसको लिखेंगे, इस पर भी विचार करना होगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका। यहां सरकार की भूमिका का मतलब हो जाएगा कि संसद द्वारा जो पारित अधिनियम है, जो कानून है, संविधान के आदर्श जो है प्रस्तावना में मूल्य है, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो उपबंध किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उसी दिशा में कानून भी बना होगा, अधिनियम भी बनाए गए होंगे। तो अधिनियम के द्वारा भी उनको सशक्त किया गया। अपडेट देना होगा आंसर इसमें, शुरू से लेकर के आज तक अपडेट करना होगा। 2013 में पता है ना किसको फांसी हुई थी, किस केस में, सबको पता होगा। और विशाखा गाइडलाइन संशोधन भी हुआ था, विशाखा गाइडलाइन भी आया था 2013 में। निर्भया जो रेप कांड के बाद 2012 में ना हुआ था, निखिल बाबू, आवाज नहीं मिल रही है? हाँ, तो उसके, हाँ, फिर हाँ, लेकिन वो उसमें एक आया था विशाखा दिशा निर्देश आया था, जो कार्यस्थल पर महिलाओं को के साथ जो लैंगिक भेदभाव किया जाता है ना, उसको लेकर के गाइडलाइन भी आया था 2013 में। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी आया था। इतना अपडेट भी हम लोगों को होना पड़ेगा। ठीक है, ये सब है अधिनियम। योजना भी है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य प्रायोजित जो योजना है उसकी चर्चा करनी होगी, कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, और राज्य की चर्चा करनी होगी। या अगर बिहार के से जोड़ करके टॉपिक का चयन कर लेता है तो यहाँ, क्योंकि जब भी जहां हम पढ़ेंगे तो बीपीएससी के लिए पढ़ रहा है, तो हर टॉपिक पे बिहार के बारे में भी फैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। तो ये हो जाएगा, चुनौतियां बाधाएं हो गया, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका, और फिर इन सब चीजों को देने के बाद में हमें यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय महिला सशक्त हुई है, नहीं, इसको स्पष्ट करना होगा। ठीक है, भारतीय महिला सशक्त हुई है। 21वीं शताब्दी के द्वितीय दशक के ये 2-3 वर्षों में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। और तब अपने क्या करना होगा, सुझाव देने होंगे या संभावनाओं को आपको एक इशारा करना होगा, इस ओर इशारा करना होगा। कंक्लूजन के तौर पर पूरा निबंध अपन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ये हो गया आपका पहलू, जहां पे अब इससे जुड़ी हुई बातों पे भी चर्चा करनी होगी हम लोगों को, नहीं, इससे जुड़ी बातों पर अब वही है, क्या अब उसको भी लिखाना पड़ेगा कि ऋग वैदिक
काल में, उस समय के में जो महिलाओं की समाज की स्थिति है समाज में काफी सम्मानजनक थी। इस सबका सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंबॉलिक रूप में देना पड़ेगा कि आप लोग लिख लीजिएगा। विपिन जी आप बताएंगे, लिख लेंगे या इसका सिनॉप्सिस मैं दे दूं? या नेक्स्ट डे आप इस पर पढ़ भी लेंगे, समय भी ज्यादा हो गया। हम तो कहेंगे ठीक है, लेकिन वो इतना डायमेंशन तो आप लोग देख सकते हैं ना। और नेक्स्ट हाँ हाँ, और फिर धीरे धीरे ऐतिहासिक काल, फिर प्रारंभिक मध्यकाल तक आप दिखा दीजिएगा। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान में अंग्रेजों के द्वारा और भारत के समाज सुधारकों के द्वारा प्रयास जो हुआ वो पर्याप्त नहीं था। आजादी के बाद इस दिशा में पर्याप्त होना शुरू हुआ और फिर स्पष्ट कर देना आप तक हो जाएगा। इसमें एक दो लाइन और हम इसका लैंग्वेज दे देंगे, लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 रफली लिखना सीखिए, है ना। संक्षेप में कोड वर्ड में लिखना सीखिए, तभी जाकर के आप सेंटेंस को अरेंज करना शुरू कर देंगे। कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐसा लगा कि अब देश की नारी, देश की महिलाएं हवा में, खुली हवा में सांस लेंगी। अब उन्हें लैंगिक भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिल जाएगा। और फिर वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। इस दिशा में लैंगिक भेदभाव तो सर कभी नहीं जाएगा, एकदम जाएगा, समय आने दीजिए, जाएगा। नहीं तो नहीं जाएगा। आशावादी दृष्टिकोण अपनाना है दीपशिखा निबंध में, नहीं तो नंबर कम आ जाएगा। वो जाएगा ना जाएगा वो अपनी जगह पे है। यहाँ पे हम लोग जिस मकसद से पढ़ रहे हैं वहां पे आशावादी दृष्टिकोण अपनाना है, ठीक है। तो इस दिशा में प्रयास हुआ और संविधान निर्माताओं ने उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो बदलाव होनी चाहिए थी वो परिलक्षित नहीं होता है या दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और इसके पीछे जो कारण विद्यमान रहा है वो पितृसत्तात्मक समाज का होना। भारतीय जो समाज है वो पितृ प्रधान है या पुरुष प्रधान मानसिकता भी कह सकते हैं, इसीलिए दीपशिखा बोल भी रही है ना। आज भी स्पष्ट करना होगा कि हमारे समाज में महिलाओं को द्वयम दर्जा प्राप्त है। वस्तुतः, फिर लिखेंगे, वस्तुतः भारतीय महिलाओं की स्थिति विरोधाभास, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर के विरोधाभास नजर आता है और यह पहले भी था और आज भी विद्यमान है। और इस विरोधाभास का जो दो चीज है उसको यहां पर स्पष्ट करना होगा, ठीक है। ये विरोधाभास जो आप दिखाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, विरोधाभास ऐसे कर दीजिए। और या तो पैरा में लिखिएगा या दो पैरा में, दोनों को स्पष्ट कर दीजिएगा, या आप इस रूप में भी दे सकते हैं, विरोधाभास। अब दिखाएंगे ऐसे, वो जानना चाहेगा ना आपसे एग्जामिनर कि इस विरोधाभास के पीछे आपका क्या तर्क है, तो आप लिखेंगे
प्राचीन धर्म ग्रंथ, प्राचीन धर्म ग्रंथ, में क्या है? वही यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, लिख लीजिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते इसको लिख देंगे इस श्लोक को। ठीक है, और यहां पे आप लिख सकते हैं जहां नारी पूजनीय होती है वहां देवता निवास करता है। अर्थ यहां लिख लीजिएगा ऐसे करके, जहां नारी नीय होती है ठीक है, हो गया। आप और ज्यादा स्पष्ट करना चाहेंगे तो लिखिएगा, इतना ही नहीं, नारी को या महिला को देवता तुल्य बताया ठीक है। और यहाँ पे लक्ष्मी, सीता जी, दुर्गा, पार्वती जी ऐसे करके उदाहरण, ये स्पष्ट हो जाए। फिर इसका दूसरा जो आपका यहाँ पे विरोधाभास का स्थिति को जो प्रारंभ से ही नारी को भारतीय परंपरा में अबला बताकर यहां लिखेंगे, प्रारंभ से ही नारी को भारतीय परंपरा में अबला बताकर बेड़ियों में जकड़ दिया। हो गया, तब लिखिएगा यहां पे, यहां से फिर विभिन्न अधिनियमों, योजनाओं, कार्यक्रमों, जागरूकता अभियान आदि चला करके आजादी के बाद इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। और उनकी स्थिति में अभी वर्तमान समय में या समसामयिक समय में आप कह सकते हैं कि उनकी स्थिति में गुणात्मक सुधार भी हुआ है। यहां आशावादी होकर के एकदम निश्चित रूप से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इतना लिखना पड़ेगा कि इसको लिख लीजिएगा, हम जो बोले हैं वो लिख लीजिएगा। लिख लेंगे सर। हाँ, तो गुणात्मक सुधार पर आपको क्या करना है? गुणात्मक सुधार को स्पष्ट करना है, सुधार हुआ है। इतना लिखने के बाद तब आप लिखेंगे फिर नेक्स्ट पारा में कि परिणाम आज स्पष्ट है, परिणाम आज स्पष्ट दृष्टिगोचर होता भी है। ठीक है,
आज लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं ने आज लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं ने ठीक है, आज लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं ने या भारतीय महिलाओं की लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। भागीदारी को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। अरे यहां और स्पष्ट कर दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग की परीक्षा हो या मेडिकल की परीक्षा हो, लगभग सभी क्षेत्रों में टॉप रैंकर्स की सूची में उनका प्रमुखता से स्थान आना या लेना इस बात की ओर संकेत देता है कि विगत 2-3 दशकों में उनकी स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। फैक्ट से प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है ना। हो गया। और विभिन्न क्षेत्रों में आप इनकी पार्टिसिपेशन को दिखाने के बावजूद कुछ डाटा आज को भी यूज करेंगे और डाटा वगैरह देने के बाद फिर उधर कुछ और भी इसके नेगेटिव पहलू पर भी आप फोकस करेंगे। तो इसकी चर्चा यहां के बाद जो चर्चा होगी वो महिला सशक्तिकरण का जो लेक्चर पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 2 और 3 तक जा सकता है, नहीं तो पार्ट 2 में ही हम समेटने का प्रयास करेंगे, नहीं तो पार्ट 3 में। पार्ट 3 इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि बिहार के संदर्भ में भी हम लोग थोड़ा सा वृहद रूप में चर्चा करेंगे, ठीक रहेगा। क्योंकि अभी 69 में समय है और 68 में ये एकदम आना है, तो जो भी 68 के लिए जो लोग देखेंगे या पढ़ भी रहे हैं आपके साथ तो उनको फायदा भी हो जाएगा कि बिहार के संदर्भ में भी अगर लिखना हो या पूछ दे तो वहां उनको बेहतर अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो सबको ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। 3-4 दिन की छुट्टी पे हम रहेंगे।